अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज नेक्स्ट सोशियोलॉजी के यूनिट 2 के बारे में। तो सोशियोलॉजी के यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे चैप्टर का नाम है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के अंदर हम देखने वाले हैं सोसाइटी एंड कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है उसको जानेंगे, और क्या प्रोसेस होता है सोशलाइजेशन का उसको जानेंगे, इंडिविजुअलाइजेशन क्या होता है एंड पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो चैप्टर का नाम है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी कि एक व्यक्ति और जो समाज है, यानी कि समाज और समाज में जो व्यक्ति है उसकी हम लोग बात करेंगे। अगर ये समाज है तो उसमें जो ये व्यक्ति है क्या चल रहा है, व्यक्ति का समाज के बीच में क्या रिश्ता है, कैसा है, देखते हैं। तो जो मैन है, जो इंसान है, वो क्या है, एक सोशल एनिमल, यानी कि वो एक सामाजिक जानवर है। समाज में जो रह रहा है, इसीलिए तो उसको क्या है, सोशल एनिमल। क्यों? क्योंकि वो समाज में रहता है। और जो व्यक्ति है वो अकेला नहीं रह सकता। हम सब जानते हैं कोई भी अगर व्यक्ति है वो अकेला नहीं रह सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो किसी डिप्रेशन का या किसी चीज़ का वो शिकार होगा। उसके अंदर हम देखेंगे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसी के लिए उसको रहने के लिए क्या चाहिए, सोसाइटी। तो कोई व्यक्ति अकेला, अगर कोई सोसाइटी है और व्यक्ति उसमें अकेला रह रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो व्यक्ति को रहने के लिए चाहिए सोसाइटी जहाँ पे और भी लोग रह रहे हों। जैसे कि आप पिक्चर के थ्रू देख पा रहे हो कि अगर ये समाज है तो समाज में लोग हैं और लोग अकेले नहीं रह सकते, इसी के लिए उसको क्या चाहिए, सोसाइटी, है कि नहीं। फिर बात करते हैं सोसाइटी सिर्फ हमें क्या करता है, सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करता है हमारे मूवमेंट को, बल्कि हमें क्या करता है, हमारे आइडेंटिटी, थॉट्स और इमोशन को भी क्या करता है, शेप देता है, आकार देता है। कैसे देता है, तो बात करते हैं कि अब जैसे हम समाज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रूल्स हैं हमारे लिए भी। हम हर चीज़ को, हमारे लिए भी रूल्स हैं। और रूल्स क्या कहता है कि जो जैसे हम रह रहे हैं तो हम अपने आसपास के जो लोग हैं उससे, लाइक अपने भाई बहन से हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक थॉट बना हुआ है भाई और बहन के बीच में एक भाई बहन जैसा रिलेशन होगा। या फिर हम समाज में रह रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन कर रहे हैं, या अगर कोई वैसे व्यक्ति है समाज में जो कि पूरे कपड़े नहीं पहन रहा है या कुछ वैसा अल्टर सा पहन रहा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं समाज में प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी लोग जो समाज में रह रहे हैं कहीं ना कहीं एक रूल की तरह बाउंडेड है, और कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी, थॉट्स और इमोशन सोसाइटी के रूल के हिसाब से चल तो रही है। तो यही हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की। तो दैट अब हम बात करेंगे कि अब सोसाइटी एक्चुअली में क्या मतलब है सोसाइटी का। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी जो है, हमने देखा समाज है जिसमें एक व्यक्ति रहता है। और अगर बात करें कि ये वर्ड कहाँ से आया, तो ये सोशियस वर्ड से आया, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। तो समझ सकते हैं हम लोग कि अगर कोई सोसाइटी है उसमें जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो क्या है, दोस्त है ना। ओके, अगर परिभाषा की बात करते हैं तो सोसाइटी क्या है, एक वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, यानी कि एक जाल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में, सबके बीच में कैसा रिश्ता है, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे को, कहीं ना कहीं, अब जैसे आप अपने सोसाइटी में रहते हो या आप अपने कॉलोनी में रहते हो, आप एक दूसरे को जान रहे होते हो। कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक रिलेशनशिप, रिश्तों का एक जाल है जो आप लोग, जो दो व्यक्तियों के बीच में है, जिससे क्या बना, सोसाइटी बना। तभी तो सोसाइटी बना। और ये जो है, ये डेफिनेशन मैक्लेवर ने दिया है, ये एक सोशियोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो सोसाइटी इज़ अ लार्जर ग्रुप टू विच ओनली इंडिविजुअल बिलोंग्स। तो सोसाइटी क्या है, एक लार्जर ग्रुप है जिसमें कि कौन बिलोंग करते हैं, हम बात करें इंसानों की, तो इंडिविजुअल जिसमें रहते हैं। और ये डेफिनेशन दिया है ग्रीन ने, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर जो ये सोसाइटी है ये आया कहाँ से, इसकी ओरिजिन कहाँ से है, इसकी ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आया। तो पहला थ्योरी है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। तो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी का ये कहना है कि जो सोसाइटी है, भगवान ने क्या किया, इंसानों को बनाया। तो अब आखिर जो इंसान है वो अकेले तो नहीं रहते, इसीलिए उन्होंने क्या किया, सोसाइटी को भी बना दिया।
तो यही है हमारा डिवाइन ओरिजिन थियोरी। और अगर बात करते हैं फोर्स थियोरी की, तो फोर्स थियोरी क्या है कि ये इसलिए बना फोर्स, इसलिए कि जो एक इंडिविजुअल है वो दूसरे इंडिविजुअल को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं दबा रहा है। इसीलिए सोसाइटी क्यों ओरिजिनेट हुई, बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीकर बाय स्ट्रॉन्गर। यानी कि स्वाभाविक सी बात है, जो कमज़ोर व्यक्ति होगा उसको जो मजबूत व्यक्ति है वो उसको दबाए। हमारे सोसाइटी में भी, मोहल्ले में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई बहुत बड़ा गुंडा है तो वो हमें दबाता है। तो उसी तरीके से जो कमज़ोर व्यक्ति है वो स्ट्रॉन्गर पर्सन से क्या हुए, दबते गए। और इसी तरीके से फोर्स थ्योरी के हिसाब से ऐसे ही सोसाइटी बन गया। फिर बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का ये कहना था कि एक जो व्यक्ति की जो जीवन है वो कैसा था, सॉलिटरी, अकेला, गरीब और बहुत ही ख़राब जीवन था। लेकिन इंडिविजुअल सारे व्यक्ति जो थे, एक व्यक्ति जो है दूसरे का क्या था, दुश्मन था। फिर क्या हुआ, बट ये लोग अपने आप को एक दूसरे से बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, ताकि इन लोगों में ज़्यादा लड़ाई ना हो और बहुत ज़्यादा पीसफुल सोसाइटी हो, इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे से हाथ मिला लिया, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया। किसने, सोसाइटी के फॉर्म में। किस लिए, ताकि वो प्यार से, भाईचारे से रह सके। तो यही था हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ओरिजिन ऑफ सोसाइटी का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ताकि जो लोग हैं समाज में वो जो है आराम से पीसफुली रह सकें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, आराम से प्यार से रहने के लिए अपने आप को सोसाइटी के फॉर्म में ऑर्गेनाइज। हम बात करेंगे लास्ट थ्योरी ओरिजिन ऑफ सोसाइटी की, दैट इज़ द ऑर्गेनिक थ्योरी। ऑर्गेनिक थ्योरी का ये कहना था कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें जो इंडिविजुअल है वो क्या है, सोसाइटी का हाथ और पैर है। वो उसका क्या है, इंडिविजुअल्स एज इट्स लिम्ब, वो उसका हाथ और पैर है। और अगर उसके हाथ और पैर को हम अलग कर देते हैं तो सोसाइटी नहीं रहेगी, यहाँ पे कोई जीवन नहीं पॉसिबल है। इसी थ्योरी को कंपेयर किया गया एक सेल थ्योरी से। जैसे कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो कैसे है, वो सेल से बना हुआ है। और वही सेल को अगर हम अलग अलग कर दें तो क्या होगा, लाइफ नहीं रहेगी। बट इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। उसमें कहा गया कि जैसे कि सोसाइटी, जिस तरीके से सेल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उस तरह से सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं वो उस तरीके से नहीं जुड़े रहते हैं। जिस तरह से सेल सेपरेट होकर मर जाते हैं, वैसा इंडिविजुअल के साथ नहीं होता है। तो यही चीज़ें क्रिटिसिज्म में कही गई ऑर्गेनिक थ्योरी के। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिटी के बारे में। तो हमने देखा सोसाइटी के बारे में, कहाँ से सोसाइटी ओरिजिन हुआ। अब हम बात करेंगे कि सोसाइटी में क्या है, कम्युनिटी है। अगर ये सोसाइटी है तो इसके अंदर बहुत सारे कम्युनिटी भी तो है जो एग्जिस्ट करती है। तो वही लिखा है कि एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं। स्पेशल जोग्राफिकल टेरिटरी, ये एक खास एरिया है, जोग्राफिकल टेरिटरी है जहाँ पे लोग रहते हैं। शेयर कॉमन वैल्यू, बिलीव एंड बिहेवियर, ये लोग क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू, एक जैसे रीति रिवाज, कल्चर, जो भी चीज़ें हैं एक जैसा ये लोगों का सोच होता है। जो भी एक कम्युनिटी के लोग होते हैं, एक कास्ट के हों या फिर एक जैसी सोच हो, ऐसे ये लोग रहते हैं। काफ़ी चीज़ें इन लोगों में कॉमन होती है। इन लोगों के कहीं ना कहीं थॉट्स भी बहुत सेम होते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो डेफिनेशन कहता है कि अ स्मॉल और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ डेफिनेट पार्ट और टेरिटरी शेयरिंग देयर कंडीशन। तो कहने का मतलब है कि कम्युनिटी क्या है, एक स्मॉल या लार्ज, छोटा या बड़ा कोई भी ग्रुप हो सकता है जिसमें लोग क्या करते हैं, एक साथ एक समूह बना के या जो भी एक साथ रहते हैं और क्या करते हैं, अपना जो भी कंडीशन है या जो भी कॉमन बिलीफ, जो भी उस तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने गांव घरों में देखा है, एक पूरा जो गांव घर जो है तो कहीं ना कहीं एक जैसा समाज है। पूरा जो गोतिया है वो एक साथ रहता है, एक ही कहीं ना कहीं एक जैसा उन लोगों का थॉट प्रोसेस होता है कि नहीं। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। अब जैसे हम लोग शहर में देखते हैं तो वो क्या है, सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे लोग एक दूसरे से उतने कनेक्टेड नहीं है, उतनी वी फीलिंग नहीं है ना। तो आप धीरे धीरे और क्लैरिटी से आप समझ जाओगे बाद में कि सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है। बात करेंगे उसके बारे में भी। बेसिक एलिमेंट की अगर हम बात करें जो कम्युनिटी में होती है, दैट इज़ लोकेलिटी। एक तो लोकेलिटी उन लोगों की सेम रहती है। एक तो वी फीलिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा यूनिटी होता है इन लोगों में, भाईचारा जिसको बोलते हैं। फिर एग्रीगेट होकर रहते हैं, यानी एक साथ रहते हैं। और स्पॉन्टेनिटी देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ही सरल होते हैं वो लोग।
और परमानेंट होता है, जहाँ पे भी वो लोग रिसाइड करते हैं वो परमानेंट होता है। ये नहीं कि आज हम यहाँ रह रहे हैं कल हम वहाँ रह रहे हैं। तो जैसे जहाँ आपका गांव है, क्या आपका गांव चेंज हो गया? नहीं ना, आप भले शहर आ गए हो पर आपका गांव तो वही है, आपकी कम्युनिटी तो वही है। और लाइकनेस भी बहुत होता है, ये लोग एक दूसरे को पसंद भी बहुत करते हैं, हालांकि इसको रियल लाइफ से रिलेट नहीं करते हैं। ऐसे लोगों में कंपेयर किया जाए अगर दूसरे लोगों से, सोसाइटी के लोगों से, तो जो लोग अपने होते हैं, जैसे समाज में भी होता है ना, अगर नई नई कॉलोनीज बस रही है तो अपने कास्ट के जो लोग होते हैं आपस में ज़्यादा एकजुट रहते हैं, भी फीलिंग दिखाते हैं, यूनिटी दिखाते हैं किसी के भी अगेंस्ट में। जैसे कि कोई यादव की कमेटी हो या कोई ब्राह्मण की कमेटी हो या कोई भूमियार की कमेटी हो, तो भूमियार सब एक साथ मिल जाएंगे, यादव एक साथ मिल जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से कम्युनिटी में भी ये होता है। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। जब हम लोग डिफरेंस, अंतर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटी और कम्युनिटी, उसको लेके आपका क्लियर हो जाएगा कि आखिर सोसाइटी बड़ा है, कम्युनिटी बड़ा है, सोसाइटी क्या है, कम्युनिटी क्या है। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि अगर ये सोसाइटी है तो उसके अंदर ये छोटा छोटा क्या है, कम्युनिटी है। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा, तो थोड़ा और क्लियर हो लेते हैं। सोसाइटी क्या है? एक वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है। जो समाज में जितने भी पूरी दुनिया भर में जो सोसाइटी है उसमें जो लोग हैं, क्या हम सभी से क्या हमारा कोई बहुत ख़ास रिश्ता है? नहीं ना, बस एक हाँ ठीक है रिलेशनशिप है, ह्यूमन है, जिसको जिससे ज़रूरत पड़ी हाय हेलो किया, सब अपना चलते बने। फिर अगर कम्युनिटी की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ रहते हैं पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी की कोई बाउंड्री नहीं है, ये पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया ही सोसाइटी है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन जो कम्युनिटी है उसकी एक बाउंड्री है। जैसे मान लीजिए आपका गांव का एक बाउंड्री है ना कि भाई ये हमारे गांव का है, हमारी एक क्या बोलते हैं, एक सीमित हो जाता है कि हाँ भाई इतना ही दूर हमारा गाँव है, तो यही आपका कम्युनिटी है। पर सोसाइटी तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम नहीं बता सकते कि कितनी, कोई लिमिटेशन नहीं है सोसाइटी में। पूरी दुनिया में जो है सब सोसाइटी। और सोसाइटी कैसी होती है? साइज़ में बड़ी रहती है, लार्ज होती है, कम्युनिटी छोटी होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं सोसाइटी में अनेक कम्युनिटी हो सकती है। फिर यहाँ पे जो सोसाइटी में जो रिलेशनशिप देखने को मिलता है दो लोगों के बीच में, इम्पर्सनल, यानी कि लोगों का कोई खास लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो कम्युनिटी में होता है रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है, क्लोज होता है, बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और सोसाइटी में यूनिटी देखने को नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे मिलेगा। और अगर बात करें कि वी फीलिंग की, यानी कि एक साथ रहने की, वो सोसाइटी में नहीं है। जैसे आपके सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, अभी आप जस्ट अब के ज़माने में बहुत लोग ऐसे हैं कि लोग अपार्टमेंट में रहें, ये भी नहीं पता होता कि हमारे बगल में कौन रह रहा है। तो कोई वी फीलिंग नहीं है, लोग जानते तक नहीं है, लोग किसी के मामले में पढ़ते तक नहीं। बट कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता है, लोगों में बहुत ज़्यादा वी फीलिंग है, एक साथ रहते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, तो उनमें प्रेजेंट होती है। तो ये था हमारा सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस तो वर्ड हम समझते हैं कि क्रम है, प्रोसेस है। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकरण। तो सामाजिकरण से क्या पता चल रहा है? जैसे कि तो कि जो एक व्यक्ति जो है उसका जब वो समाज में जब वो पैदा होता है तो वो कहीं ना कहीं एक रूप धारण करता है, एक इंसान का, एक अच्छा इंसान बनता है। तो वो कैसे बनता है? तो सामाजिकरण या सोशलाइजेशन का ही तो प्रोसेस होता है। फिर चाहे वो उसका परिवार उसको सिखाए, फिर चाहे वो स्कूल जाके सीखे, फिर चाहे वो जो भी चीज़ें वो सीखे, अच्छा सीखे या बुरा सीखे, पर सोशलाइजेशन तो हो रहा है, वो कुछ ना कुछ बिहेवियर तो अडेप्ट कर रहा है। वही क्या है? सोशलाइजेशन है। तो सोशलाइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग अ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इन्फेंट टू अ मेंबर ऑफ सोसाइटी टू विच ही बिलोंग्स। कहने का मतलब है कि एक बच्चे से, जन्म से ही क्या करते हैं हम, बच्चे को इस तरीके से ढालते हैं उसको समाज में कि वो क्या करता है, ताकि वो सोसाइटी का मेंबर बन सके। मीन्स जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं उसको हम सिखाते हैं। और सोशलाइजेशन अक्सर क्या होता है, कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के घर में कल्चर है कि वो सारे रीति रिवाज फॉलो करेंगे या बहुत ही वो संस्कारी है, तो अपने बच्चों में भी वो संस्कार आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। या अगर आप कोई ऐसा घर देखो जिसके घर में कि सभी बहुत ही बदतमीज़ हो या कोई ख़ास तमीज़ की वैसी नहीं हो कि तमीज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप अक्सर देखोगे कि उनके बच्चे भी वैसे ही बदतमीज़ हैं। या किसी के घर में कोई दारू पी रहा है या अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, तो लाइक अल्कोहलिज्म वगैरह ये सारी चीज़ें बच्चों में भी देखने को हमें मिलेगी कि बच्चे भी वैसे ही बनते जा रहे हैं। तो वो सब क्या है, कहीं ना कहीं वो भी यही तो सीख रहे हैं। वो क्या सीख रहे हैं? सब परिवार में या जो भी चीज़ें हैं वही तो वो अडाप्ट करेंगे अपने अंदर।
तो कहीं ना कहीं कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस होता है सोशलाइजेशन में। फिर अगर डेफिनेशन की बात करें तो सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि इंडिविजुअल क्या करता है, लर्न्स टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक जो व्यक्ति है वो सोसाइटी में कैसे उसको रहना है, वो सारी चीज़ें वो सोशलाइजेशन के माध्यम से वो सीख लेता है और सोसाइटी में अडेप्ट कर लेता है। तो वही क्या है, सोशलाइजेशन है। नाउ नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। आखिर जो व्यक्ति जन्म से ही या इवन हम ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम से ही बच्चे में कहीं ना कहीं असर आना शुरू हो जाता है। बोलते हैं ना, माँ को खुश रखो नहीं तो बच्चे पे वैसा असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन का प्रोसेस तो बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बाद में उसकी सोशलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि इमिटेशन। तो इमिटेशन मतलब क्या, किसी भी चीज़ को कॉपी करना। हम अक्सर देखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो मम्मियों को कॉपी करेगी, जैसे मम्मी साड़ी पहनेगी वो भी बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करती है। अगर कोई लड़का है तो अपने पापा के जैसे चलने का कोशिश करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इमिटेशन कहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं सजेशन की, तो सजेशन मतलब क्या होता है कि किसी को सुझाव देना। तो जो बच्चे हैं हम शुरू से ही उसको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हर चीज़ कम्युनिकेट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि अभी से वो चीज़ों को समझ जाएगा। जैसे हम बोलेंगे देखो बेटा वो बड़ा है तो आप उसे प्रणाम करो, वो बड़े हैं तो आप उसे प्रणाम करो। तो कहीं ना कहीं सजेस्ट करते करते बच्चे उन चीज़ों को क्या करते हैं, धीरे धीरे अडाप्ट करते हैं। वो सीख लेते हैं कि मुझे बड़ों को प्रणाम करना है पैर छूकर। तो वो धीरे धीरे सीखते हैं। अगर हम उसको ये चीज़ें कम्युनिकेट नहीं किया जाए, सजेस्ट नहीं किया है, तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। सोशलाइजेशन नहीं हो पाएगा, समाजीकरण पॉसिबल नहीं है। फिर बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी किसी चीज़ को पहचानना। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो चीज़ों को पहचान, तो उनको ये समझ नहीं रहती कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है उनके लिए। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वो बड़े होते हैं तो वो आइडेंटिफाई करने लगते हैं, मुझे ये वाली टॉय चाहिए, वो वाली टॉय चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समझने लगते हैं कि मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से धीरे धीरे क्या हो रहा है, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो चीज़ों को भी समझने लगता है कि क्या अच्छा है उनके लिए और क्या बुरा है। और फिर लास्ट है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है। अगर लैंग्वेज नहीं होता तो क्या ये सारी बातें बच्चों तक तो समझाई जा सकती थी? तो लैंग्वेज ही एक मीडियम होगा जिसके थ्रू जो भी हमारा कल्चर है या जो भी हमारी बातें हैं हम उन तक पहुंचा पाए और वो जो है इस चीज़ को अडेप्ट करके समाज में ढले, है ना। तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को अगर कोई मोल्ड करने में हेल्प करता है तो वो हमारी भाषा ही तो है। हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं स्टेज ऑफ एंड टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम स्टेज की बात करें तो सोशलाइजेशन 3 स्टेज में होता है, जो कि है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो सबसे पहले जब बच्चा जैसे ही जन्म होता है तो प्राइमरी सोशलाइजेशन सबसे पहले अगर वो किसी चीज़ को फेस करता है तो वो किसको फेस करता है, उसकी फैमिली को। तो प्राइमरी में हम फैमिली बोल सकते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन वहीं होता है। और जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन उसका कहाँ होता है, स्कूल में। और जैसे ही वो बड़ा होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें वो अपने सोशल लाइफ से वो एडल्ट फेज़ में वो चीज़ें सीखता है। तो ये 3 स्टेज में उसमें सोशलाइजेशन होती है। फिर अगर टाइप्स की बात करें कि कितने टाइप्स की सोशलाइजेशन होते हैं, तो इसमें भी वही चीज़ें, बस 2 और ऐड हो गया है। पहला प्राइमरी हमने देखा कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। फिर जब वो फैमिली में रहता है और जब वो स्कूल जाने लगता है तो कहीं ना कहीं वो प्राइमरी में वो फैमिली में के बीच में रह के वो सीख रहा है चीज़ों को। और जैसे ही वो स्कूल जाने लगता है कि वो दोस्त बनाता है, वो दोस्तों के साथ रहता है, कंपटीशन फेस करता है, वो बहुत सारी चीज़ों को फेस करने के बाद फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो बड़ा होता है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है। और फिर 4th स्टेज में क्या होता है कि वो एंटिसिपेटरी, वो कहीं ना कहीं एक टाइम आता है जब उसको फील होता है कि अब मुझे कोई एक ग्रुप में इन्वॉल्व होना चाहिए, ये मैंने ये चीज़ें की है, या किसी एक ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। फिर अगर रीसोशलाइजेशन की बात करें कि अब जैसे किसी ने क्रिमिनल्स या कुछ वैसा कुछ अगर किया हुआ है तो रिहैबिलिटेशंस में वो चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने जो भी गलती की है उसको वो सुधार सके। तो इन स्टेजेस में ये जो टाइप्स हैं ये क्या है आपके सोशलाइजेशन के। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, कि आखिर वो क्या क्या
चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से हमारे कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहा है, कि हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, हम चेंज हो रहे हैं, समाज के अनुसार हम ढल रहे हैं। तो जैसे कि फैमिली सबसे पहले क्या है, हमारा जन्म होता है, जन्म से ही फैमिली साथ देती है हमारा, यानी कि सबसे प्राइमरी सोर्स हमारा क्या है सोशलाइजेशन का, फैमिली। फैमिली में ही ना हम चीज़ों को, सबसे पहले बच्चों का जैसे ही जन्म होता है तो उसके दादा रहते, दादी रहती है, मम्मी पापा, वो चीज़ों के मम्मी पापा के आसपास रहता है, चीज़ों को सीखता है, बोलना सीखता है, ठीक है, और लैंग्वेज अडेप्ट करता है। फिर बात करते हैं रिलीजन की, तो रिलीजन भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? अब जैसे कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जब आप मंदिर जाते हो तो कहीं ना कहीं एक अलग सेक्युलरिज्म वाली एक फीलिंग होती है, तो कहीं ना कहीं वो जगह भी होती है। अब जैसे हर जगह क्या होता है कि हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते, जब हम मंदिर जाते हैं तो उसके अपने नियम कायदे हैं जिसको कि हम फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को भी सीखते हैं। तो रिलीजन भी हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। फिर अगर बात करते हैं स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, कोई भी अगर स्कूल हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वो भी क्या करता है, किसी ना किसी की पर्सनालिटी को सोशलाइजेशन में वो पार्टिसिपेट कराता है, कि स्कूल में भी जाके लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं, काफ़ी कुछ समझते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में लोगों के चेंजेस देखने को मिलती है, वो एनवायरनमेंट में ढलता है वहाँ से चीज़ों को सीख कर। अगर वर्क प्लेस की बात करें, वहाँ भी एक एनवायरनमेंट रहता है जिससे कि सोशलाइजेशन होता है। और अगर मास मीडिया की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है आज के डेट में। अगर देखें आजकल के हिसाब से तो मास मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किसी भी पर्सन पे, लाइक रील्स हो गया या कुछ भी, लोग फैशन को फॉलो कर रहे हैं तो वो मीडिया के थ्रू, या कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो मीडिया के थ्रू, किसी भी चीज़ अभी क्या है, मास मीडिया का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और लास्ट हमारा पीयर ग्रुप, तो जिस हमारा जो फ्रेंड्स ग्रुप होता है, जो पीयर ग्रुप है, कहीं ना कहीं हम उसमें रहते हैं, आधे से ज़्यादा बहुत टाइम हम उस पर स्पेंड करते हैं, एक हमारे लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं हमारे फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं उनका भी असर हमारे पे होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका दोस्त अच्छा है तो ये भी अच्छा है, वो पढ़ने में अच्छा है तो इसलिए ये भी पढ़ने लग गया है, वो अच्छा नहीं था तो ये भी ख़राब है, तो ऐसा होता है। तो ये इसका फैक्टर है जो कि सोशलाइजेशन जो है पीयर ग्रुप से भी कहीं ना कहीं आता है एक व्यक्ति में। वी विल बी टॉकिंग अबाउट पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये कह सकते हैं कि असंतुल्य व्यक्ति या फिर असंतुलित व्यक्ति जिसका कि संतुलन जो है नहीं है, या वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, या अपनी पर्सनालिटी को वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, हम ये कह सकते हैं। जैसे कि पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये है कि कोई व्यक्ति जो है अपना संतुलन खो बैठा है, यानी कि इम्बैलेंस्ड इंडिविजुअलिटी, यानी वो व्यक्ति क्या है, इम्बैलेंस्ड है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है अपने नॉर्मल लाइफ से नॉर्मल लाइफ में। या तो वो मेंटली डिसेबल्ड है, या तो वो एबल नहीं है मेंटली, वो ठीक नहीं है कि वो किसी चीज़ को कर सके, और या फिर वो फिज़िकली डिसेबल है। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन कब होगी? या तो अगर इन केस की मुझे पता चलता है कि कल को मेरे फेस जल गया, कहीं ना कहीं मैं पर्सनली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाऊंगी, मुझे लगेगा, मैं अपना संतुलन खो बैठूंगी कि मेरे साथ क्या हो गया, है ना। तो उसी तरीके से ये कारण हो सकते हैं किसी व्यक्ति का पर्सनल डिसऑर्गेनाइज होने के लिए पर्सनली। फिर बात करते हैं ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है, अगर मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं हुआ तो क्या मैं किसी काम को कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। मेरा जो है लैक ऑफ इंटरेस्ट अक्सर देखने को मिलेगा किसी भी काम में, आप देख पाओगे, है ना। अगर बात करते हैं डेफिनेशन की, तो इट इज़ व्हेन एन इंडिविजुअल डेविएट्स फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। कहने का मतलब है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, वो नॉर्मल जो सोसाइटी में जैसे रहना चाहिए वो वैसे नहीं रह रहा है, उससे वो कोई क्या है, कुछ अलग हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, है ना। फिर अगर हम बात करते हैं कि सोशल नॉर्म्स क्या है, जैसे कि ये कोई एक अनरिटन रूल्स है, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, सोसाइटी का कुछ रूल्स है जो कि ऐसा नहीं कि लिखा हुआ है ऐसा ही होना चाहिए, बट फिर भी एक रूल है। जैसे कि हम किसी को देखते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं बड़े लोगों को, या नमस्ते करते हैं, या हम किसी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको विश करना ही है, बट कहीं ना कहीं समाज में ये रूल्स तो हैं। या कोई काम है तो आप लाइन में खड़े हो, ऐसा कहीं लिखा हुआ रूल नहीं कि आपको लाइन में खड़े रह के ही काम करना है, बट आप खड़े तो होते हो। तो यही है बेसिकली कि पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। आगे बात करते हैं इसके बारे में। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कॉजेज़ ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, कि आखिर व्यक्ति जब अपना संतुलन खो बैठ रहा है, आखिर उसका कुछ तो कारण होगा कि वो संतुलन खो रहा है।
तो वो क्या कारण है उसके बारे में बात करते हैं। ये दो तरीके से हो सकती है, या तो वो इंडिविजुअली किसी अपने प्रॉब्लम से परेशान हो, या फिर सोसाइटी यानी कि सोशल फैक्टर की वजह, यानी कि समाज में किसी कारण से परेशान हो। अगर उसके खुद के रीजंस देखें तो हो सकता है कि उसको कोई फिजिकल डिसऑर्डर हो, HIV हो, एड्स हो, या कोई बीमारी हो, वो परेशान हो उस वजह से, है कि नहीं। कहीं ना कहीं वो उस बीमारी की वजह से वो स्ट्रेस में जा रहा है, अपना संतुलन खो रहा है। अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करें तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसको कोई ऐसी मेंटल प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से वो अपने पर्सनालिटी को, या एग्रेसिव प्रॉब्लम हो जिसमें कि वो बार बार हाइपर एक्टिविटी कर रहा है या एग्रेसिव हो जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है और क्या हो जा रहा है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जा रहा है। या फिर इंक्रीज पर्सनल डिज़ायर, या अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसको क्या है, अंदर से किसी चीज़ की इच्छा की नहीं, उसका डिज़ायर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, जैसे कि उसको और पैसा चाहिए, या अच्छी गाड़ी, अच्छा घर चाहिए। उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, अपना संतुलन खो बैठ रहा है कि भाई मेरे दोस्त हैं वो बहुत अमीर हो गए हैं, हम गरीब रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना संतुलन खो रहे हैं, मुझे भी ये चाहिए वो चाहिए। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पर्सनली क्या हो रहा है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं। और फिर बात करते हैं फिजिकली डिसेबल, हो सकता है कि व्यक्ति क्या है, मे बी उनको कोई लिम्ब नहीं हो, या वो हैंडीकैप्ड हो, तो उसकी वजह से भी उनका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो अपना संतुलन खो बैठ सकते हैं, कि सोसाइटी तो ऐसे लोगों को सीधे से एक्सेप्ट नहीं करती है, कहीं ना कहीं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये कारण हो सकता है उनके पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का। फिर अगर सोशल फैक्टर की बात करें तो एनवायरनमेंट में जैसे इकोनॉमिक स्ट्रेस हो सकता है, या पैसे को लेके तंगी, या किसी चीज़ को परेशानी, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। फिर सोशल कॉन्फ्लिक्ट, समाज में कोई किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, या हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद चल रहा है उसमें कुछ हो गया या कुछ भी, तो उन चीज़ों की वजह से भी कहीं ना कहीं लोग अपना संतुलन खो बैठ सकते हैं। या इनसिक्योरिटी ऑफ रोल एंड स्टेटस, या हमेशा एक अब अगर कोई व्यक्ति, अगर उसका कोई एक अच्छा पोजीशन पे वो है सोसाइटी में, या फिर वो किसी जॉब में, तो उसको बार बार उसको लगता रहेगा कहीं मैं अपना ये खो ना दूँ, अपना ये पोजीशन, ये जो भी है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, तो वो पर्सनली डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। और अगर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते रहे, तो कहीं ना कहीं अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा, तो भी वो पर्सनली डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो बैठेगा। और जॉब की सिक्योरिटी की वजह से बहुत लोगों में ऐसा होता है कि जॉब खो खो जाएगी, या फिर जॉब नहीं है, या जॉब की वजह से मेनली क्या है, जीने के लिए हमें जॉब होना ज़रूरी है, तभी तो पैसा आएगा, तभी तो हम कुछ खाएंगे या अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और जब ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो ये क्या होगा, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो यही सारे कारण हैं पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन के। So now we will be talking about stages of personal disorganization। जब व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो रहा है तो वो कितने ऐसा तो नहीं कि एक ही बार में वो खो देता है, एक चलता होगा ना उसका क्रम, जिस क्रम में वो होता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि इसके जो है 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करता है, व्यक्ति प्रॉब्लम को फेस करता है, नहीं करते करते क्या होता है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी खोजता है। खोजने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है और उस प्रॉब्लम खोजने के बाद, फिर वो क्या होता है, सेकंड स्टेज में चला जाता है। जब सेकंड स्टेज में आता है तो वो काफ़ी स्ट्रगल करता है, फिर से प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजता है, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं सॉल्व कर पाता है तो वो थर्ड स्टेज में चला जाता है। और जब वो थर्ड स्टेज में चला जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, बहुत बार कोशिश करने के बाद, नाकाम होने के बाद, जब वो सोल्यूशन नहीं खोज पाता तो वो अनस्टेबल हो जाता है, वो फिजिकली मेंटली हर तरीके से अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता है। तब जाकर वो क्या करने लगता है, खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश करने लगता है, या तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स करेगा या वो हार्म पहुंचाएगा। तो यही है स्टेजेस ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। So, lastly, we will be talking about consequences of physical personal disorganization। तो इसके क्या रिजल्ट होंगे अगर कोई व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन कैसे खोया, हमने देखा क्या क्या स्टेजेस होते हैं। अब हम बात करें कि लास्टली क्या होगा अगर वो खो दिया, इसके क्या क्या रिजल्ट्स देखने को हमें मिलेंगे। पहला ये कि वो अपनी फैमिली जो है उसकी बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। वो अपनी, अगर कोई व्यक्ति जैसे फॉर एग्जांपल किसी हेड ऑफ फैमिली, किसी के फादर हैं, अगर वो अपनी जॉब खो बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के साथ कम टाइम देंगे, अलग हटके रहेंगे, तो उस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस्ड आउट है तो फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगा, कहीं ना कहीं डिसऑर्गेनाइजेशन होगा। हो सकता है कि परिवार वाले अगर कोई भी बातें उन्हें बोल रहे तो वो बात बात पे चिल्ला बैठे या उनकी बात को ना सुने, तो फैमिली डिसऑर्गेनाइज्ड होगी सबसे पहले तो।
फिर बात करते हैं लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी की। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है वो अपनी प्रोडक्टिविटी को खो बैठेगा। यानी कि अगर मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ तो मैं नॉर्मल काम कर रही हूँ और अच्छा काम करूँगी, लेकिन अगर मैं स्ट्रेस में रहूँगी तो मेरा वो काम करने में मन नहीं लगेगा और मेरे से वो चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं हो पाएंगी, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को खो बैठेंगे। फिर दूसरा कि हेल्थ और सेफ्टी का रिस्क हो सकता है, यानी कि हमारा जो हेल्थ है कहीं ना कहीं हेल्थ पे असर पड़ेगा। हो सकता है कि कई लोग, जैसे हम सुनते हैं ना कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक आ गया या एंजाइना पेक्टोरिस हो गया या कोई भी चीज़ें हो गई या किसी को उल्टी होने लगी या कोई भी, हर लोगों का अलग अलग सहन करने का लेवल है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ डिजीज़ेस भी देखने को मिल सकते हैं, किसी को माइग्रेन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, किसी को बीपी हो सकता है। कहीं ना कहीं सेफ्टी जो है रिस्क पे आ जाती है, हम ये भी देख सकते हैं। व्यक्ति अगर परेशान होगा तो वो अल्कोहल का सहारा लेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, पीने की कोशिश करेगा, या वो ड्रग एडिक्ट भी बन सकता है। हो सकता है कि वो ड्रग्स लेने लगे, हो सकता है कि वो स्मोकिंग भी करने लगे। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमको पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन के देखने को मिल सकते हैं। तो यही था ये यूनिट। अगर I hope you are able to understand the video. I have tried to make these videos in very simple language and in short, so that in a very less time you can understand the majority of your syllabus and you can write answer in your exam. If you feel, if anywhere you feel like, if like you are not able to understand or any problem, you may please comment down and ask.